दुनिया जहान के इस एडिशन में आपका स्वागत है। असम में सरकारी मदरसों को स्कूलों में बदलने का काम शुरू हो गया है। मदरसों के जिम्मेदारों का नज़रिया है कि मदरसों को ख़त्म करके मुसलमानों को अपने मज़हब पर चलने से रोका जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की भलाई के लिए मदरसों का निज़ाम कैसा होना चाहिए। ये बहस कुछ ज़रूरत से ज़्यादा लंबी खिंच गई है। आदाब, मैं हूं आतिर खान। आइए सुनते हैं हेडलाइंस। असम में सरकारी मदरसे अब हो रहे हैं स्कूलों में तब्दील। मदरसों से दीनी तालीम हटाने पर कुछ मौलवी हुए नाराज। असम सरकार की इस पहल ने मदरसों की तरबियत पर उठाए सवाल। क्या बदलते वक्त के साथ है मदरसों में री इंजीनियरिंग की जरूरत। हैदराबाद के खालिद रात भर जाग कर करते हैं लोगों की मदद। असम सरकार ने सरकारी मदरसों को बाकायदा तौर पर स्कूलों में तब्दील करने का काम शुरू कर दिया है। साथ ही में संस्कृत पाठशालाओं को भी अब सेंटर्स फॉर कल्चरल रिसर्च में तब्दील कर दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि अब स्टूडेंट्स को नई तालीम दी जाएगी। रियासती एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक असम के बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और असम काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने तमाम सरकारी मदरसों को हुकूमत की इस कार्रवाई के बारे में आगाह कर दिया है। असम असेंबली में पिछले साल एक कानून मंजूर किया गया था, जिसमें सरकारी मदद से चलने वाले मदरसों को स्कूलों में तब्दील करने का फैसला लिया गया था। मदरसों में पढ़ाए जाने वाले मजहबी कोर्स बंद कर दिए गए हैं। असम में लगभग 610 सरकारी मदरसे हैं और 1000 से ज़्यादा संस्कृत पाठशालाएं हैं। दोनों पर ही सरकार सालाना 2360 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च करती है। दरअसल असम एक बड़ी मुस्लिम आबादी वाला राज्य है और यहाँ आमतौर पर कांग्रेस की सरकार बनती रही है। उन्हीं के ज़माने से मदरसों का निज़ाम भी बना हुआ है। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा पिछली कांग्रेस सरकार में एजुकेशन मिनिस्टर थे और उन्होंने खुद मदरसों से अपील की थी कि वो अपनी तरक्की के लिए मदरसा बोर्ड में आ जाएं। लेकिन उस वक्त सारे मदरसे बोर्ड के तहत नहीं आ पाए। जो मदरसे बोर्ड में आ गए उन्हें सरकार फंड देती रही और आज भी दे रही है। जो मदरसे बोर्ड के तहत नहीं आए वो आज भी अपने ढंग से काम करने के लिए आज़ाद हैं। रियासत में तकरीबन 900 प्राइवेट मदरसे भी चल रहे हैं। हुकूमत उनका मैनेजमेंट अपने हाथों में लेने की बात कर रही है। साथ ही में हुकूमत ने वादा किया है कि ऐसे मदरसों के टीचरों को भी नहीं हटाया जाएगा, बल्कि उन्हें दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि वो बेरोजगार ना हो सके। दूसरी तरफ मदरसों के जिम्मेदारों का ये नज़रिया है कि मुसलमानों को अपने मज़हब पर चलने से रोका जा रहा है। मदरसों को ख़त्म करने की पहली कार्रवाई उस रियासत में की जा रही है जहां मुसलमानों की तादाद सबसे ज़्यादा है। मदरसों को स्कूलों में तब्दील करने की इस कार्रवाई ने मुल्क ने एक बार फिर इस बहस को गरमा दिया है कि मदरसों का निज़ाम कैसा होना चाहिए। नरसिम्हा राव के ज़माने में सरकार ने मदरसों के लिए एक मरकज़ी बोर्ड बनाने की बात की थी। उसके लिए 1000 आलिमों को पूरे मुल्क से जमा किया गया था। मरहूम मौलाना वली रहमानी की लीडरशिप में एक कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में बड़े पैमाने पर सरकार के प्रपोज़ल की मुखालफत की गई थी। दरअसल ज़्यादातर आलिमों की राय थी कि मदरसों को सरकारी निज़ाम से ना जोड़ा जाए। इसका नतीजा ये हुआ कि मरकज़ी बोर्ड तो नहीं बन सके, अलबत्ता रियासतों ने अपने तौर पर अलग अलग बोर्ड बना लिए और इसका कोर्स भी रियासती बोर्ड के मुताबिक ही बनाया गया। लेकिन अभी भी ये मसला हल नहीं हुआ है। बोर्डों का कहना है कि उनसे मंजूर शुदा मदरसों में कायदे कानूनों की पाबंदी नहीं हुई है। बहुत से मदरसे कागज़ों पर तो कायम है, लेकिन ज़मीन पर उनका कोई वजूद नहीं है। कई रियासतों में मदरसे बोर्ड बनने के बावजूद उनकी तालीम के स्टैंडर्ड में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। असली मसला बड़े मदरसों का नहीं है, जिनमें दारुल उलूम देवबंद, जमात इस्लामी के मदरसे, रियाजुल उलूम सहारनपुर, नदवतुल उलमा लखनऊ और केरल व मैसूर के बड़े मदरसे शामिल हैं। ज़रूरत उन छोटे मदरसों पर तवज्जो देने की है जो गली कूचे और मोहल्लों की मस्जिदों में चल रहे हैं। सवाल यह है कि ऐसे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के मुस्तकबिल की जिम्मेदारी किसकी है।
मुल्क को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये बहस मुकम्मल नहीं हो सकी है कि मदरसों का सेटअप, कोर्स और उनका इंतज़ाम किस तरह का होना चाहिए। क्या आने वाली नस्ल को भी सदियों पुराने कोर्स पढ़ाए जाते रहेंगे या आज की ज़रूरत के मुताबिक इन कोर्सों में तब्दीली लाई जाएगी। दीनी तालीम पहुँचाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उन्हें नई तालीम से इस हद तक दूर रखा जाए कि वो पढ़ाई के बाद बाइज़्ज़त रोज़गार भी हासिल ना कर सकें। मदरसे अगर मजहबी तालीम के साथ रोज़गार हासिल करने वाली तालीम का कोर्स भी लागू करें तो मदरसे मुल्क और कौम की ज़्यादा खिदमत कर सकते हैं। माजी में सरकार मदरसों को मॉडर्नाइज करने की बात करती रही है और आज की सरकार भी कर रही है। ऐसे में ज़िम्मेदार लोगों को अपने आप एक ऐसा कोर्स तैयार करना चाहिए जो कि सबको मंजूर हो। क्रिश्चियन स्कूल्स में ईसाई स्टूडेंट्स को मजहबी तालीम के साथ वक्त के मुताबिक तालीम दी जाती है, लेकिन मदरसों में इस पर तवज्जो नहीं दी जाती है। चंद मदरसों में टेक्निकल और कंप्यूटर आदि तालीम का इंतज़ाम है, लेकिन ज़्यादातर मदरसों में साइंस की तालीम तक नहीं दी जाती। इसलिए मदरसों के बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे टेक्निकल कॉलेजों तक पहुंच ही नहीं पाते। वक्त और ज़माने की बड़ी ज़रूरत है कि हालात के मुताबिक बच्चों को दीनी तालीम के साथ रोज़गार हासिल करने वाली तालीम भी दी जाए। हाल ही में हमने देखा कि यूपीएससी के इम्तिहान में मुस्लिम बच्चे दूसरे कौमों के बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कामयाब हुए। लेकिन अगर मुस्लिम बच्चों की कामयाबी की तादाद बढ़ानी है तो इसके लिए मदरसों या स्कूल की बहस से आगे निकलना पड़ेगा। लोगों को मदरसों की भलाई से ज़्यादा बच्चों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। जब रईसों का शहर हैदराबाद सो जाता है तो अमजदुल्ला खान खालिद रात भर जागकर ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। यहाँ किसी की जाति मज़हब पूछे और देखे बगैर मदद की जाती है। खालिद के नेक काम में उनके लगभग 2 दर्जन साथी भी हाथ बटाते हैं। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान ज़्यादातर लोग तकलीफ़ों में घिर गए थे। कोई बीमारी और इलाज का मारा था। उसी दौर में खालिद ने लोगों की इमदाद करने का बीड़ा उठाया। इस नेक काम की शुरुआत गरीबों को खाना पहुंचाने से शुरू हुई थी, जो अब एक बड़ी मुहिम बन चुकी है। अब इस मुहिम को लगभग 5 महीने हो चुके हैं। कोरोना से जुड़ी तकलीफ़ें अब कम हो चली हैं, लेकिन खालिद का प्रजा दरबार अब भी जारी है। किसी के अस्पताल का बिल, किसी के घर का किराया, किसी की पढ़ाई का खर्च, किसी की शादी का इंतज़ाम, ये इंसान रात भर जाकर काम करता है। खालिद अब हैदराबाद शहर में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्हें और उनके काम को अब हर कोई जानने लगा है। वैसे खालिद एक राजनीतिक परिवार से हैं। वो मरहूम हाजी मिल्लत मोहम्मद अमानुल्लाह खान के बेटे हैं। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए वो गरीबों, मजलूमों और ज़रूरतमंदों की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। वो मजलिस बचाओ तहरीक के प्रवक्ता भी हैं। वो अपने घर दारुल अमन पर हर रात प्रजा दरबार लगाते हैं। प्रजा दरबार आमतौर पर रात में शुरू होता है और फजर की नमाज तक चलता रहता है। अब यहाँ लोग दूसरी किस्म की तकलीफ़ें लेकर भी आने लगे हैं। गरीबों के गिरवी रखे हुए जेवरों को छुड़ाने तक के मामले भी यहाँ पे अब पहुँच चुके हैं और उनको भी मदद की जाती है। और यहाँ पहुँचने वाली कोई भी शख्स मायूस होकर वापस नहीं लौटता। खालिद का नेटवर्क अब तक हज़ारों लोगों की मदद कर चुका है और इस प्रजा दरबार से कोई नाउम्मीद होकर नहीं लौटता है। यहाँ इतने ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग पहुँचने लगे हैं कि लोगों को टोकन दिए जाने लगे हैं ताकि इंतज़ाम में खलल ना पड़े। वो तकलीफ़ में घिरे लोगों का तफसील से एक वीडियो बनाते हैं। ये वीडियो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर पोस्ट किया जाता है। वीडियो में मदद की मांग की जाती है और ये भी बताया जाता है कि किस तरह की और कितनी मदद की ज़रूरत है ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। खालिद के इन वीडियोस की अपील पर लोग अब एतबार करने लगे हैं। वीडियोस को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। खालिद ने आवाज़ द वॉइस को बताया कि प्रजा दरबार गरीबों, विधवाओं और ज़रूरतमंदों की निस्वार्थ मदद की भावना से शुरू किया गया था और वो अपनी अंतिम सांस तक गरीबों, ज़रूरतमंद, विधवाओं, अनाथों,
असहाय लोगों की मदद करते रहेंगे। इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। आदाब।